अब देखिए, मान लीजिए कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। आपने किसी अपराध की सूचना दिया थाने में और पुलिस द्वारा आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आपके पास दो स्थिति हो सकती है। आप सीधे एसपी साहब के पास जा सकते हैं और कहेंगे कि मेरी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। एसपी साहब भी अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं, तब आपके पास ऑप्शन बचता है परिवाद दाखिल करने का। परिवाद यानी कंप्लेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं? परिवाद को इस्तिगासा भी कहा जाता है। इस्तिगासा या कंप्लेंट को कुछ लोग क्या बोलते हैं? इसको कंप्लेंट, शिकायत इसको कहते हैं। तो परिवाद यानी कंप्लेंट दर्ज कराया जा सकता है। अब देखिए, कंप्लेंट एसपी साहब के पास गए, वहां पर नहीं हमारी सुनवाई हुई, तो हम सीधे मजिस्ट्रेट साहब को क्या करेंगे? कंप्लेंट दाखिल करेंगे। ठीक है। अब कंप्लेंट दाखिल करने के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे? आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे। आप अपनी क्या करेंगे? लिखित या फिर मौखिक, इसको बोलते हैं रिटन या ओरल। लिखित या ओरल। अब देखिए, ओरल कुछ लोग कहेंगे नहीं आता ओरल। देखिए, अब मैटर या तो आप लिखित कंप्लेंट दाखिल करते हैं या फिर ओरल कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। डायरेक्ट जाकर आप उनसे कर सकते हैं। यह कब होता है? मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ और पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज करने से क्या करती है? मना करती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो आप डायरेक्ट परिवाद कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास। अब जब आपने मजिस्ट्रेट साहब को परिवाद दाखिल कर दिया है, तब क्या होगा? आपने लिखित या ओरल दिया है, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा। अब एग्जामिनेशन किसका होगा? देख लीजिए, एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन कौन करेगा? एग्जामिनेशन किसका होगा? और एग्जामिनेशन कैसे होगा? आप एग्जामिनेशन होगा ना, एग्जामिनेशन में कौन करेगा? मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। किसका होगा? जो पीड़ित है उसका होगा। कैसे होगा? लिखित होगा, यानी कि राइटिंग में होगा। जो परिवादी द्वारा किया गया है उसको लिखित में क्या करेंगे? वहां पर परिवाद का जो कंप्लेंट है उसी को मौखिक तरीके से या लिखित तरीके से परिवाद दर्ज कराया जा सकता है। विटनेस की गवाही भी इसमें होगी। क्या होगी? विटनेस की यानी साक्षी की गवाही होगी। ठीक। अब देखिए, यहां तक तो हमने आ गए एग्जामिनेशन तक। इसी के जस्ट बाद क्या होगा? इसी के जस्ट बाद संज्ञान होगा। आम बोलचाल की भाषा में उसको तलबी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? तलबी। कोर्ट की भाषा में तलबी। तो संज्ञान हो गया। अब संज्ञान होने के बाद क्या होगा? वही सब सारे प्रोसीजर फिर आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं? फिर से इंक्वायरी होगी। फिर से क्या होगी? इंक्वायरी माने जांच। उनको सम्मन वगैरह जाएगा, वो सब आएंगे, उसमें सब कुछ होगा। इंक्वायरी होगी। फिर क्या होगा? चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेमिंग होगा, यानी आरोप लगेगा। और आरोप लगेगा, आरोप के बाद फिर से क्या होगा? ट्रायल होगा।
ये परिवाद की प्रोसीजर है सब, ये सब परिवाद में होंगे। ट्रायल होगा, ट्रायल में साक्ष्य होंगे। साक्ष्य में किस दोनों पार्टी का हो सकता है, एक्यूज जो है उसका भी, जो वादी मुकदमा है उसका भी साक्ष्य होगा। और लास्ट में आएगा निर्णय यानी जजमेंट। तो बात समझ में आई कि परिवाद क्या होता है, कैसे दर्ज कराया जा सकता है। तो कोई ऑफेंस कारित होता है, पुलिस एफआईआर करने से मना कर देते तो आप सीधे एसपी साहब के पास जा सकते हैं। अगर वहां से भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब को करेंगे, लिखित या मौखिक कर सकते हैं। और जब आपकी लिखित या मौखिक हो गया है तो उसके बाद एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के बाद संज्ञान लिया जाएगा और संज्ञान के बाद इंक्वायरी होगी, चार्ज फ्रेमिंग होगी, ट्रायल होगा, लास्ट में निर्णय आएगा। आई होप कि आपको यहां तक मामला समझ आया। और शियोमोटो आप समझ ही रहेंगे। शियोमोटो क्या होता है? शियोमोटो का मतलब है कि मजिस्ट्रेट किसी भी मामले को स्वयं संज्ञान ले सकता है। जुडिशियल ऑफिसर के सामने, अगर मान लीजिए कोई जुडिशियल ऑफिसर है, उसके सामने कोई अपराध कारित होता है तो वह क्या करता है? सीधे डायरेक्ट क्या करेगा? वह डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है और इशू प्रोसेस जारी कर सकता है। इशू प्रोसेस जारी कर सकता है। फिर इशू प्रोसेस जारी करने के तुरंत बाद ही क्या होगा? तुरंत बाद ही क्या होगा? चार्ज फ्रेम होगा। इसमें भी सेम प्रोसीजर है। संज्ञान लेने के बाद, इशू नोटिस के बाद तुरंत क्या होगा? चार्ज बनेगा। और जब चार्ज बनेगा तो भाई साहब क्या होगा? ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद निर्णय। बात समझ में आई कि सूचना कितने प्रकार के दर्ज की जा सकती है? सूचनाएं 3 तरह से दर्ज होती हैं। पहले तो एफआईआर के माध्यम से, दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद दाखिल करते, और तीसरा शियोमोटो के माध्यम से। और मैंने सारी प्रोसीजर आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर मामला आता है निर्णय तक, और शियोमोटो के माध्यम से कैसे मामला निर्णय तक आता है। आई होप कि आपको आज का जो कंटेंट था आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कानून से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। और अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री में ज्वाइन करिए और रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल पर बने रहें। नमस्कार।